लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक अंतिम उदाहरण हम लेते हैं डाइट की प्रॉब्लम का। ग्राफिकल मेथड से हम इसका समाधान निकालेंगे। तो एक उदाहरण लिया हमने, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डाइट। एक व्यक्ति अपने भोजन की न्यूनतम आवश्यक पूर्ति के लिए दो वस्तुओं का उपभोग करता है। अब दो वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है। प्रोटीन जो उसकी पौष्टिकता है, वह पोषण तत्व है। प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यक न्यूनतम मात्रा जो उसे चाहिए पौष्टिकता के लिए, तथा खाद्य पदार्थों की कीमतें इस तरह से दी हुई है, निम्नलिखित है। वस्तु प्रति इकाई दो वस्तुएं हैं, x1 और x2। प्रोटीन पहली वस्तु से 5 प्रोटीन 5 इकाई, कैल्शियम 10 और कार्बोहाइड्रेट 2। और दूसरी वस्तु से प्रोटीन 5, कैल्शियम 4 और कार्बोहाइड्रेट 6। और न्यूनतम आवश्यकता इनकी कम से कम इतनी तो चाहिए, इतनी या इससे अधिक उसकी ज़रूरत है। प्रोटीन उसे चाहिए 20, न्यूनतम आवश्यकता उसकी 20 है, कैल्शियम की 20 और कार्बोहाइड्रेट 12। दोनों वस्तुओं की प्रति इकाई कीमतें 0.6 और 1 है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ये रैखिक प्रोग्रामिंग की एक समस्या है। अब इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए देखो, एक और मैं क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूँ। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, मतलब दोनों क्वेश्चनों में आपके समझ में आ जाएगा क्या अंतर है। खुराक की समस्या की ग्राफ की सहायता से हल, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डाइट। यहाँ खुराक की समस्या का अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है। इसका संक्षेप में परिचय पहले आ चुका है। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये दिया हुआ है, प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के पोषण तत्वों की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। हम यहाँ कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन ए 3 प्रकार के तत्व लेते हैं। भोजन की 2 मदें 2 आइटम्स या 2 वस्तुएं ली गई हैं। प्रत्येक पोषण तत्व के लिए न्यूनतम दैनिक आवश्यकता नीचे दी गई है। समस्या, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दोनों भोजनों की मदों की न्यूनतम लागत वाला संयोग ज्ञात कीजिए। न्यूनतम लागत वाला मतलब मिनिमाइज करना है। यहाँ देखिए 0.3x1 प्लस 0.5x2, और मैंने जो आपको अभी थोड़ी पहले दिखाया उसमें क्या था, 0.6x1 प्लस x2 था, मतलब इससे 2 गुना। आगे चलिए देखिए, हर चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ। 5x1 प्रतिबंध जो है, शर्तें हैं या संरचनात्मक प्रतिबंध क्या है, 5x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे 10 या 10 से अधिक, न्यूनतम आवश्यकता है 10, तो 10 से अधिक, ग्रेटर देन 10। और वहाँ क्या था, वहाँ मैंने लिया था 10 की प्रोटीन की आवश्यकता तो 5 थी, प्रोटीन की आवश्यकता 5 पहली वस्तु के लिए जो है 5x1 और दूसरे के लिए 5x2 लिया था। खैर 2.5x1 दूसरा प्रतिबंध प्लस 2.5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, और x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये कैल्शियम प्रतिबंध, और दूसरा ये प्रोटीन का प्रतिबंध है, ये कैल्शियम का प्रतिबंध है, और ये विटामिन ए का प्रतिबंध है। तो इस समस्या को मैंने आपके सामने रखा है। x1 और x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है। ये आपका उद्देश्य फलन है, मतलब जो ये जो हमने अभी दिखाया है था पहले स्क्रीन पे, ये उसका आधा है। ठीक है, उद्देश्य फलन।
अब मैं वापस उसी पे चलता हूँ। हाँ, तो हम अब देखिए, इसमें हमने जैसा प्रॉब्लम डिस्कस की है, डाइट प्रॉब्लम, कि व्यक्ति अपनी दो वस्तुओं की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के लिए, भोजन की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के लिए दो वस्तुओं को उपभोग करता है, जिनसे आवश्यक पोषण, प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम जो आवश्यकता उसकी इस तरह से दी हुई है। दोनों वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत भी दी हुई है। तो अब इस समस्या से हम डाइट की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, क्योंकि डाइट इस यहाँ उसे कॉस्ट को, लागत को न्यूनतम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उद्देश्य फलन हम बनाते हैं। उद्देश्य क्या है व्यक्ति का, कि जो वस्तुएं हैं उनकी लागत को न्यूनतम करना। तो मिनिमाइज C इक्वल टू 0.6x1 प्लस x2। ठीक है, 6.6x1 प्लस x2, ये उसका 0.6x1 प्लस x2। सब्जेक्ट प्रतिबंध जो है, शर्तें क्या हैं, 5x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, क्योंकि न्यूनतम आवश्यकता है 20, न्यूनतम आवश्यकता है प्रोटीन की, ये प्रोटीन का प्रतिबंध है। इतना प्रोटीन तो चाहिए, इतना या इससे अधिक, तो ग्रेटर देन 20। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उसकी 10x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और कार्बोहाइड्रेट की 2x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। वो संरचनात्मक प्रतिबंध है। हमारे पास में नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट यह है कि x1 और x2 दोनों धनात्मक होंगे, शून्य या शून्य से अधिक होंगे, ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करते हैं, संरचनात्मक प्रतिबंधों को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले इसको, पहला है ये जो कि प्रोटीन के लिए, फिर दूसरा कैल्शियम के लिए, तीसरा कार्बोहाइड्रेट के लिए। इनको जब हम प्लॉट करेंगे तो 5x1 प्लस 5x2 इक्वल टू, भाई समानता प्रतिबंध में, समानता समीकरण में ले लीजिए इसको 20। तो इससे वैल्यू जो निकालेंगे x1 और x2 की, पहले एक बार x1 को 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी 4, तो बिंदु आ गया 0 4। और दूसरी बार में x2 को 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 0 हो गई। ठीक है, इस प्रतिबंध को दर्शाइए। इसका एक बिंदु है 0 4, जिसपे x अक्ष पर x1 और x2 के रूप में लिए हमने यहाँ अक्षों को, तो x2 अक्ष पर 0, x1 पर 0 और x2 पर 4। तो x2 पर 4 कहाँ आएगा, ये आएगा, ये मैंने 4 लिया है, ये ए बिंदु है 0 4। कोऑर्डिनेट्स अगर आप दिखाना चाहें तो लिख दीजिए। और बी बिंदु, दूसरा बिंदु इसका भी है 4 0, ये 4 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 0। तो पहला प्रतिबंध दर्शाया ए बी के रूप में, ये मैंने लिखा है, देखो। दूसरे प्रतिबंध को 10x1 प्लस 4x2, अच्छा एक और चीज, इससे अधिक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन नहीं है, तो इससे अधिक, मतलब इसके राइट हैंड साइड को बात कर रहे हैं, ये नहीं, नीचे वाला हिस्सा नहीं। तो इस ए बी रेखा से ऊपर की तरफ जाइए आप। दूसरा प्रतिबंध 10x1 प्लस 4x2 है, इक्वल टू 20 है, तो इसमें x1 बराबर 0 रखेंगे एक बार, तो एक बिंदु निकल के आएगा जिसमें x2 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बार में x2 का मान 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और एक दूसरा बिंदु आ जाएगा जो कि हमारा है 0 5 और 2 0। ठीक है, अब 0 5 और 2 0 को जब हम दर्शाएंगे तो सी और डी बिंदु के रूप में, ये 0 5 और ये 2 0। ठीक है, जिसके निर्देशांक हमने देखा है, दूसरा प्रतिबंध है ये वाला, ये मैंने दिखा है। इसके भी राइट हैंड साइड को, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन है, इसके राइट हैंड साइड को चले जाइए। तीसरा प्रतिबंध है 2x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 12, जो कि समानता समीकरण के रूप में हमने ले लिया, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। ठीक है, इसमें दोनों बिंदु है, एक बार x1 की वैल्यू 0 रखिए तो x2 का मान आ जाएगा, दूसरी बार में x2 का 0 रखेंगे तो x1 का मान आ जाएगा, और दो बिंदु हमें निकल के आए 0 2 और 6 0। ठीक है, इनको प्लॉट कर देते हैं, इनको दर्शा देते हैं।
तीसरा संरचनात्मक प्रतिबंध को जब हम दर्शाएंगे तो ये 2, ये वाला यहाँ, ये 2 और 6 देखिए यहाँ, ये E और F, इसके भी राइट हैंड साइड। मतलब अब हमारे पास निकल के आ गया क्षेत्र, संभाव्य क्षेत्र, फिजिबल रीजन जो आया है वो C, G, H और F के राइट हैंड साइड, ये वाला, या यहाँ से लेके ये और ये वाला क्षेत्र है, नीचे वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारे पास C के निर्देशांक हैं, F के निर्देशांक हैं, लेकिन हमारे पास G और H के निर्देशांक नहीं है। इसको निकालने का तरीका है कि बिंदु G किस से बना है, बिंदु G संबंधित है एक तो दूसरे प्रतिबंध से और एक पहले प्रतिबंध से, ये रहा। तो पहले और दूसरे जो समीकरण हैं, इन समीकरणों से G के निर्देशांक निकल के आए 2/3 और 10/3, ये हम निकाल लेंगे। H के निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो देखो H है जो संबंधित है पहले प्रतिबंध और तीसरे प्रतिबंध से, तो पहले और तीसरे प्रतिबंध जो समीकरण से हम H के निर्देशांक निकालेंगे, जो कि x बराबर 3 और y बराबर 1 है, तो 3, 1 इसके निर्देशांक होंगे। तो सभी बिंदुओं के हमारे पास निर्देशांक है। ठीक है, अब आप देखिए उद्देश्य फलन, अगर आप दर्शाना चाहें हम दर्शा देते हैं, उद्देश्य फलन को प्लॉट करते हैं। उद्देश्य फलन हमारा क्या है, मिनिमाइज करना है हमें। C = 0.6x1 + x2 के रूप में उद्देश्य फलन है, तो C = 0.6x1 + x2 और x2 = C - 0.6x1 और x2 = C/1 - 0.6/1 x1। तो स्लोप इसका जो है उद्देश्य फलन का जो ढाल आया, ऋणात्मक ढाल तो होगा, लेकिन कितना आया 0.6/1। भाई x2/x1 या y/x होता है, तो 0.61 या 1.2/2, मतलब इस अनुपात में होगा ये। अब हमारे पास जो बिंदु हैं, बिंदु C, G, H और F पे उद्देश्य फलन को हम परखते हैं। पॉइंट्स टेबल बना लें, C, G, H, F। अब देखिए बिंदु C पर x1 कितना है, 0 है, और x2 कितना है, 5 है, तो लिख दिया। तो C कितना आएगा, जब x1 बराबर 0 रखेंगे उद्देश्य फलन में, जो कि उद्देश्य फलन 0.6x1 + x2 है, तो x2 बराबर 5 रखेंगे तो C बराबर 5। ठीक है साहब। G बिंदु पे देखिए, इसको मिनिमाइज करना है उद्देश्य फलन को, ये और ध्यान रखना। G के निर्देशांक, G पे x1 बराबर 2/3 है और x2 बराबर 10/3 है। जब इनकी वैल्यू हम उद्देश्य फलन में रखेंगे, C में रखेंगे, C बराबर 0.6x1 + x2 में इनकी वैल्यू रखेंगे, तो C आएगा 11.2/3। ठीक है। H बिंदु पे देखिए, अब ये देखो 3 3 9, 3 चौक 12, मतलब 3 से अधिक है इसकी वैल्यू। अगर देखें H बिंदु पे देखिए, H बिंदु पे आप जब देखेंगे तो H के निर्देशांक x1 बराबर 3 और x2 बराबर 1 है। जब इनको हम उद्देश्य फलन में रखेंगे, x1 बराबर 3 रखेंगे तो 0.6 × 3 1.8 प्लस 1 तो 2.8, C बराबर 2.8 आएगा। और F बिंदु पे F बिंदु के निर्देशांक हैं x1 बराबर 6 और x2 बराबर 0, तो 0.6 × 6 तो 3.6, तो C की वैल्यू 3.6। अब यहाँ देखिए C न्यूनतम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तो कहाँ है, सबसे कम तो 2.8 पे है। 2.8 C किस से संबंधित है, बिंदु H से, जिस पर x1 बराबर 3 और x2 बराबर पहली वस्तु की जो 3 इकाई का उपभोग करता है उपभोक्ता, और दूसरी वस्तु का 1 इकाई का जब उपभोग कर रहा है तो उसकी लागत न्यूनतम है और उसकी प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यक न्यूनतम मात्राएं भी पूरी हो रही हैं। अब उद्देश्य फलन को जब आप दर्शाना चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे हम, आपके ध्यान है x2 = यानी एक तरफ रख लें इसको, या तो यहाँ से ले लो, आप कैसे ही ले लो, देखो कई तरीके हैं।
स्लोप से ले लो, स्लोप नहीं आपके समझ में आए तो फिर दूसरे तरीके से ले लो। 0.6x1 इससे ले लो अब आप सीधा, प्लस x2 बराबर c इक्वल टू 2.8, क्योंकि ये मिनिमम आया है तो 2.8 लिख दो अब यहाँ x इसमें c बराबर। अब x1 बराबर 0 रख दो तो x2 बराबर कितना आएगा 2.8, ये आ गया। और x2 बराबर 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू निकाल 2.8 बटा में 0.6 तो कितना आएगा x1 बराबर 4.7। अतः मिनिमम जो कॉस्ट है 2.8 होगी, और कब होगी जब उपभोक्ता x1 की 3 इकाई x2 की 1 इकाई का उपभोग करता है। ये हमारा आंसर बनता है। और अब देखो उद्देश्य फलन को जब आपने यहाँ हम प्लॉट करें, क्योंकि वक्त ग्राफ पे देखिए यहाँ भाई उद्देश्य फलन का ढाल कितना है 0.61, और 0.61 का मतलब है 2 से गुना कर दो 1.2, और 3 से कर दो, 3 से करेंगे तो 1.8/3, 1.8/3 है। एक्स वाई यानी x2 1.8 और x1 3। फिर इसको समानांतर शिफ्ट करते जाइए ऊपर की तरफ। जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसका एक ये इस तरह से जाते हुए h बिंदु से क्रॉस हो जाएगा। ये तो 4 से गुणा कीजिए 6 चौक 24, 5 से कीजिए 6 पंजा 30, 5 से करेंगे तो ये 3 और 5, x2 3 और x1 5, ये उद्देश्य फल नहीं है। इसका 3/5 का मतलब भी वही हुआ है जो 0.6/1 का हो रहा है, यानी इनके अनुपात ढाल जो है बराबर ढाल है। तो समांतर शिफ्ट किया तो h बिंदु से होकर उद्देश्य फलन यहाँ से निकल रहा है। इस तरह से हम कर लेते हैं। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अब ये डाइट की प्रॉब्लम है तो इसका समाधान हमने इस तरह से किया। अब मैंने आपको जो एक बुक में से क्वेश्चन दिखाया उसका दिखाने का मेरा औचित्य ये था, उद्देश्य ये था कि वो जो है उस प्रश्न का के प्रत्येक अवयव को 2 से गुना किया तो हमारा ये प्रश्न बन गया, ये क्वेश्चन बना। ये उदाहरण जो हमने लिया है वहाँ तो 0.3 था, ये 0.6 है, वहाँ 0.5 था, ये पूरा 1 है। तो 2 से गुना करने के बाद में कॉस से जो ये बन गया। और इसी तरह से प्रतिबंधों को भी उसमें 2 से गुना किया है, उसके प्रतिबंधों। तो जो आंसर है उस क्वेश्चन का भी यही आएगा, मतलब x1 की कितनी इकाइयाँ 3 इकाइयाँ और x2 की 1 इकाई अगर उपभोक्ता उपभोग करता है तो उसकी लागत न्यूनतम होगी। ये मेरा कहने का मतलब था, इसीलिए मैंने उसको दर्शाया। तो इस तरह से हम इनको हल कर लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट है ये आपके लिए, इनको आप देख लेना, हल करना। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात कर सकते हो आप। PDF फॉर्मेट में आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा, जिसमें मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं, जिनमें मैक्सिमाइज करने का एक क्वेश्चन ये है जिसमें 3 प्रतिबंध मैंने लिए हैं। मिनिमाइज करने का एक क्वेश्चन है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का प्रतिबंध के साथ है। एक ये मिश्रित प्रतिबंध का क्वेश्चन है। और इसी तरह से कई प्रतिबंधों के साथ में क्वेश्चन मैंने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशन भी अलग अलग होंगे वो यहाँ पर लिए हैं। तो इनको आप हल कीजिए, ये आपका असाइनमेंट भी हुआ। ये हमारा ग्राफ की विधि से रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का समाधान कैसे करेंगे ये अध्याय कंप्लीट होता है। अगला जो है संबंधित होगा वो होगा रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सिंप्लेक्स विधि की सहायता से हल, जिसको हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।